पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी नेता ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी का हालचाल जानने के लिए आज नेताओं का तांता लगा रहा। लेकिन ममता बनर्जी ने अस्पताल से खुद एक वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, लेकिन मैं ठीक हूं। मेरे हाथ और पैर में चोट लगी है, लेकिन आप शांति बनाए रखिए। ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से शांति की अपील की है। कहा है कि आप सभी से मैं शांति की अपील करती हूं, आप शांति बनाए रखिए। हां, मैं व्हील चेयर से प्रचार कर सकती हूं, ये भी ममता बनर्जी ने कहा। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी ममता बनर्जी को 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द बाहर आऊंगी। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। ममता बनर्जी का ये वीडियो संदेश आपने अस्पताल से सुना। ममता बनर्जी ने यहां पर एक बात खास ये रही कि शांति की अपील की अपने समर्थकों से और बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि वहां पर बड़ी भीड़ थी नंदीग्राम में और मुझे चोट लग गई है। हम आपको सीधे नंदीग्राम लिए चलते हैं। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, ममता बनर्जी के इस वीडियो संदेश का हम क्या मतलब निकालें, और ममता बनर्जी ने यहां पर बीजेपी का नाम तक नहीं लिया है, इससे हम क्या समझें? जी देखिए, सही जो वीडियो मैसेज ममता बनर्जी ने जारी किया है उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि वो 2 से 3 दिन के भीतर चुनाव प्रचार में उतरेंगी और जरूरत पड़ी तो व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करेंगी। यानी वो अपना समय नष्ट नहीं करना चाहती हैं। अस्पताल में विरोधियों को संदेश देना चाह रही हैं कि मैं अगर चोटिल भी हूं, घायल भी हूं, तो व्हील चेयर पे चुनाव प्रचार करेंगी और व्हील चेयर पे अगर वो चुनाव प्रचार करती हैं तो सिंपैथी गेन होना है। दूसरी बात है, उन्होंने जो आरोप लगाया था कल, उसका यहां पर कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वहां पर बहुत भीड़ थी, वहां पे दबाव हुआ, दबाव से मेरे जो गाड़ी है उससे मेरे पांव में चोट लगी है। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने साजिश का आरोप लगाया था, उस बात का यहां पर कोई भी जिक्र नहीं है। यानी अब ममता बनर्जी क्या साजिश की बात नहीं कर रही हैं, और नहीं कर रही हैं तो क्यों नहीं कर रही हैं, या कहना नहीं चाहती हैं, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इस वीडियो मैसेज में जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी साजिश का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता नंदीग्राम से हमें जानकारी दे रहे थे। ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी तबीयत स्थिर है। हालांकि वीडियो संदेश में उन्होंने खुद कहा कि मेरे सर में दर्द है, पैर में चोट लगी है, मैं व्हील चेयर पर भी चुनाव प्रचार जरूर करूंगी। लेकिन बीजेपी का नाम तक उन्होंने नहीं लिया। लेकिन बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है, क्योंकि ममता ने पहले कहा था कि साजिशन उन पर हमला किया गया है। अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी का हालचाल जानने के लिए आज बीजेपी नेताओं का तांता लगा रहा। ममता की अपनी पार्टी के लोगों के अलावा विपक्षी नेता भी ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे हैं। टीएमसी सांसद नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती और बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी भी ममता बनर्जी से मिलने पहुंची। इस दौरान मिमी चक्रवर्ती भावुक हो गई, रोने लगी। हालांकि उन्होंने कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते ममता को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। এই যে আমি জানি না কি হয়েছে, আমি জানি না কারা ধাক্কা মেরেছে, কারা কি করেছে, কি হয়েছে, বিষয়টা আসলে কি সেটা তদন্ত নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু একটা মানুষের মনোবল কোনোদিন ভেঙে যাওয়া যায় না, ভেঙে ফেলা যায় না। দিদির মনোবল খুব স্ট্রং, শি ইজ আ ফাইটার। দিদি নিজেও বলেছে যে আই এম আ স্ট্রিট ফাইটার।
she likes fighting, standing on the street. And Didi যেরকমটা বলেছিল সেরকমটাই করবে. She's fighting and she will fight back stronger. और इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए. ये मानविकता का बात है. ये हृदय से देखना चाहिए. इसमें राजनीतिक जगह में है. लेकिन ये जो कल हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो बोल रहे हैं, जो हमला हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी इतना Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी है, तो कैसे वो सिक्योरिटी को छोड़ के ये जो आक्रमण हुआ है कैसे हुआ है, इसके लिए हम लोग हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं. तो टीएमसी और बीजेपी के नेता ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी का वीडियो संदेश आने से पहले लगातार टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि उन पर हमला हुआ है और यह साजिश बीजेपी ने की है. कोलकाता के SSKM अस्पताल ने अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी का हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया है और इस हेल्थ बुलेटिन में उनकी हालत, उनकी स्थिति स्थिर बताई गई. Her health condition is still stable, but the pain in left foot persisting with frontal headache. The hematological investigation revealed hyponatremia. The board recommended some further radiological investigation to exclude any pathology. ममता बनर्जी की स्थिति ठीक है. एक मेडिकल बोर्ड उनकी जानकारी उनकी निगरानी कर रहा है और ममता बनर्जी को अभी डॉक्टर्स की निगरानी में अस्पताल में रहना पड़ेगा. लेकिन ममता बनर्जी को लगी चोट की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है. बीजेपी और टीएमसी दोनों अपनी अपनी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचे. बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस आरोप को बेहद गंभीर बताया कि उन पर साजिश के तहत हमला किया गया. इससे पहले टीएमसी के नेता भी चुनाव आयोग के पास शिकायती चिट्ठी लेकर पहुंचे. टीएमसी ने कहा है कि ममता बनर्जी पर हमेशा हमें पहले से ही हमले की आशंका थी. लगातार डराया जा रहा था. टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी जो कहती है आज चुनाव आयोग वही करता है. तो ममता बनर्जी पर हमले को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच तल्खियां और बढ़ गई हैं. दोनों तरफ के नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं. समझ लीजिए 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया. ये मार्च 8 तारीख. मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला. क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था. आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है. और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ ये हादसा हुआ. मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए. जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है. और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है. पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ. टीएमसी बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का एक वीडियो संदेश अस्पताल से बाहर आ गया. आखिर नंदीग्राम का सच क्या है? ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी? आखिर अचानक क्या हुआ जैसे प्रचार करते करते बंगाल की मुख्यमंत्री कराहने लगी? नंदीग्राम में जब ममता चुनाव प्रचार कर रही थी, ठीक उसी समय का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ममता बनर्जी कार के गेट पर खड़ी दिख रही.
ये है चोट से ठीक पहले की तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं भारी भीड़ के बीच कार धीरे धीरे चल रही है। कार का गेट खुला है। ममता बनर्जी कार के गेट पर खड़ी हैं। कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। भारी शोर शराबे में ममता बनर्जी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। बस इसके कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी को चोट लगी। दर्द से करहाते हुए ममता बनर्जी ने खुद चोट के बारे में बताया। 4-5 आदमी नहीं, मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके ओके। कलकत्ता वापस जाएंगे। ममता तो साजिश बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार हुआ क्या? क्या किसी ने साजिशन ममता बनर्जी को धक्का दिया? कुछ चश्मदीद भी ममता के आरोपों की तस्दीक कर रहे हैं। उनका कहना है कि ममता कार के गेट पर खड़ी थी, तभी 4-5 लोगों ने धक्का दे दिया। चश्मदीदों के मुताबिक उस वक्त सुरक्षा कर्मी भी दूर थे। देखा तो दीदी आने से पहले ही यहाँ पे बहुत सारे आदमी वेट करता था। और जब दीदी आई तो सामने से कुछ पब्लिक दरजा पे धक्का दिया था और दीदी पाए पे चोट लग गया। पुलिस यहाँ पे मौजूद पुलिस थी? कुछ दूर पे ही खड़ा थी सामने। लोकल पुलिस एकदम पास में नहीं था, कुछ दूर पे। कुछ चश्मदीदों का कुछ और ही कहना है। ये इन खम्बों को चोट की वजह बता रहे हैं। उनके मुताबिक इन्हीं खम्बों से कार का गेट टकरा गया, जिससे ममता बनर्जी को चोटें आई। करके ऐसे करके जा रहा था मिनिस्टर, तो वो क्या हुआ, दरवाजा तो आधा खुला है और आधा बॉडी ऐसे करके नमस्ते कर रहा है सबको। तो ऐसे करते करते अचानक वो वहाँ एक खंबा लगा हुआ, तो हो सकता है ड्राइवर उसको देखा नहीं, जो खंबा सामने है, तो वो खंबा में दरवाजा लग के एक पैर ऐसे करके है, वो दरवाजा लगा, बंद हुआ, पैर में चोट लगा, लेकिन कोई धक्का धक्की ऐसे कुछ देखा नहीं। कुछ यहाँ पे कुछ मारपीट वगैरह कुछ किसी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसी पब्लिक देखने के लिए तो भीड़ हो गई होगा। अब सवाल ये है कि सच क्या है? सीसीटीवी चोट से ठीक पहले का है। कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आया जो बता सके कि चोट कैसे लगी। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। कल ममता बनर्जी को चोट लगने की घटना के बाद नंदीग्राम बंगाल की चुनावी जंग के अब केंद्र में आ गया। टीएमसी और बीजेपी के बीच नई राजनीति यहां पे शुरू हो गई। बीजेपी कह रही कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने के लिए राजनीति कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, तो टीएमसी ने ममता बनर्जी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। नंदीग्राम से तूफान तो गुजर गया, लेकिन गुबार रह गया। ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ या हमला, ये तो हकीकत से तय होगा, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसका असर नंदीग्राम पर तय है। नंदीग्राम में अब सड़कों पर भिड़ंत हो रही है। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक हिसाब बराबर करने में लगे हैं। नंदीग्राम का संग्राम भरा अतीत रहा है। यही वो सरजमी है जहां आंदोलन के रास्ते ममता बनर्जी सियासी शिखर पर पहुंची, और इसी नंदीग्राम में वो एक बार फिर से सियासी वर्चस्व की बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। छोटे से नंदीग्राम में सियासत हिलोरे ले रही है। पुलिस प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। नंदीग्राम में आला अफसरों का तांता लगा है। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांग ली है। जांच तेजी से शुरू हो गई है, लेकिन सियासत तो पहली खबर आने के साथ ही शुरू हो गई थी। एक तरफ साजिश का सवाल है, तो दूसरी तरफ मंशा पर उंगलियां उठ रही हैं। ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ। ये
বিশৃঙ্খল করবার চেষ্টা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আক্রমণ, আইন শৃঙ্খলার অবনতি করবার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা অবিলম্বে চাই ইলেকশন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক এবং আইনের যে সুশাসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেখেছেন ताके भोजा। नंदीग्राम का संग्राम इन तस्वीरों के बाद कैसी करवट लेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी और टीएमसी दोनों इसे अपने पक्ष में भुनाने में लगे हैं। नंदीग्राम से सूर्यअग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। 1952 से अब तक 69 साल बीत चुके हैं। बंगाल का चुनाव संभव है कि पहली बार मैं बड़ा हिंदू तुम छोटे हिंदू के नाम पर लड़ा जा रहा है। ये तो तय है कि इस राजनीत हिंदू प्रेम की लड़ाई में जनता के असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। लेकिन ममता को अपनी छवि में कैसे बदलाव लाना पड़ा, इसकी पूरी राजनीतिक कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। एक ममता बनर्जी तब की थी, एक अब की है। अल्पसंख्यक वोट के प्रति लगाव से बहुसंख्यक वोट के प्रति चाहत की इस बदलाव कथा की कहानी जानने के लिए 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद की ममता बनर्जी को याद करना होगा, जब ममता सरकार की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक वोटर से जुड़े होने के आरोप लगते थे। 2012 में ममता बनर्जी ने इमामों के लिए 2500 रुपए के भत्ते का ऐलान किया। बाद में जान देने वालों को भी 1500 रुपए देने की घोषणा की। हाईकोर्ट ने जब इमामों को सरकारी भत्ते पर रोक लगाई तो दावा है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड के जरिए पैसा देना जारी रखा। इसके अलावा मुस्लिम छात्रों को खास स्कॉलरशिप, 400 मदरसा हॉस्टल के लिए बजट जैसे फैसले ममता की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा माने गए। लेकिन 2019 के चुनाव से पहले जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ जय श्री राम के नारे के साथ उतरती है, पश्चिम बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? तो बंगाल में वोटों के ध्रुवीकरण को जल्द ही बीजेपी ने भांपना शुरू कर दिया। 2016 असेंबली चुनाव के बाद के एक सर्वे में 40% लोगों ने माना था कि ममता सरकार मुस्लिमों के पक्ष में योजनाएं ज्यादा देती है। 2017 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहते कराए गए सर्वेक्षण में दावा है कि पता चला था कि टीएमसी सरकार के कथित मुस्लिम तुष्टीकरण से बंगाली हिंदुओं के मन में असंतोष के बीच उसी साल मुहर्रम के ताजिए निकलने वाले दिन दुर्गा पूजा पड़ने पर मूर्ति विसर्जन बंगाल सरकार ने एक दिन आगे कर दिया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने पूजा कमेटियों को ग्रांट देने का ऐलान किया। गरीब पुजारियों को 1000 रुपए हर महीने देने का भी फैसला किया, लेकिन इसे डैमेज कंट्रोल माना गया। और मेरा हिंदू तेरा हिंदू वाली इस राजनीति के पूरे बदलाव चक्र को राजनीतिक विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री की नजर से सुनकर समझिए। बहुसंख्यक वोट है वो तमाम राजनीतिक दलों को मिलता था, वो एक अलग व्याख्या है। अगर उसकी व्याख्या हम करें कि कौन सा वर्ग किस पार्टी को देता था, लेकिन मंदिर आंदोलन जब से शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति को जब एक आक्रामक एजेंडे की तरह आगे बढ़ाया राजनीति में, तो हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई। और हिंदू ध्रुवीकरण की जब राजनीति शुरू हुई तो दूसरी पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगा। उस आरोप का जवाब देने के लिए अब ध्रुवीकरण का ये दूसरा दौर शुरू हुआ है। अब जो दूसरी पार्टियां हैं जिन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, खास करके गैर भाजपा पार्टियां, चाहे वो केंद्र की में कांग्रेस हो या राज्यों में राजनीतिक क्षेत्रीय दल हो, अब उन्होंने ये जताने के लिए कि भाई हमें भी बहुसंख्यकों की उतनी ही चिंता है। चिंता की बात यही है कि राजनीति में राजनेता चिंता धर्म के आधार पर जनता को वोट के रूप में देखकर कर रहे हैं, जिसका नुकसान हर धर्म के नागरिक को होगा और शुद्ध फायदा सिर्फ राजनीति करने वालों को। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक के आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज हरिद्वार में आस्था का
सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों आम भक्तों के साथ साथ अखाड़ों के साधु सन्यासी हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े। यूं तो हरिद्वार में महाकुंभ का मुहूर्त 1 अप्रैल को है, लेकिन परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि पर अखाड़ों के साधु सन्यासियों ने आज पहला शाही स्नान किया। ये दृश्य अलौकिक है। कल कल बहती गंगा और डुबकी लगाना, उमड़ा अपार जनसमूह। क्या आम क्या खास, महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में आस्था का मेला लगा था। ऐसे में भला सूबे के सीएम इससे कैसे दूर रहते। आस्था का ऐसा महाकुंभ दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये अद्भुत नजारा धर्मनगरी हरिद्वार का है, जहां महाशिवरात्रि पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए तड़के ही श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा। कोरोना को देखते हुए बड़ी तादाद में लोगों के न आने की सरकार की अपील धरी की धरी रह गई। महाकुंभ का मौका है और महाकुंभ जब है तो आस्था के आगे हिंदुस्तान में कोई और नियम दरअसल काम आता नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया था, एडवाइजरी दी गई थी कि लोग कम संख्या में आए, जो बुजुर्ग हैं वो ना आए, जो बच्चे हैं उन्हें ना लाया जाए, महिलाएं भी अगर बीमार हैं तो ना आए। यहाँ तक कि कोविड RT-PCR नेगेटिव टेस्ट जो है वो भी मैंडेटरी कर दिया गया था कि आप वो सर्टिफिकेट लेकर के आए। लेकिन मेरे पीछे की इन तस्वीरों को देख करके भला कोई क्या कहेगा कि हाँ, जो आपने कहा कि क्या ये कोरोना का समय हो सकता है। अब आज आस्था का दिन है और चूंकि महाकुंभ पर्व की शुरुआत हो रही है और शाही स्नान है, इसीलिए शायद भीड़ जो है काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। सुबह 8 बजे तक आम श्रद्धालुओं का स्नान था। असली रंग तो तब आया जब शाही स्नान के लिए अखाड़ों की पेशवाई निकली। शाही स्नान की शुरुआत होते ही सबसे पहले जूना अखाड़ा अपने मंचों से निकल करके, अपने आसनों से निकल करके हर की पैड़ी की ओर रवाना हुआ। और चूंकि ये इतना बड़ा जत्था होता है और ये पूरी शोभा यात्रा जो आप देख रहे हैं, एक पेशवाई निकलती है और इसमें जूना अखाड़ा के अलग अलग महामंडलेश्वर महंत श्रीमंत रामगिरी को आप देख पा रहे हैं। और ये जूना अखाड़े के जितने हैं, ये पंचदशनाम जो महामंडलेश्वर हैं, तो अलग अलग महामंडलेश्वरों की जो टोली है अपने भक्तों के साथ आगे बढ़ रही है हर की पैड़ी की ओर। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे दिव्यता होती है वो नागा साधुओं को लेकर के होती है, क्योंकि इन नागा साधुओं को देखने के लिए पूरी दुनिया हमेशा उत्सुक होती है कि आखिर ये ऐसा कौन सा आध्यात्म है जो इन्हें हर मौसम में इतना मजबूत रखता है कि ये ईश्वर से जुड़ते हैं। पेशवाई देखने के लिए लोगों का समूह हरिद्वार में उमड़ आया। गंगा घाट में जहां पेशवाई के रास्ते किनारे किनारे बड़ी तादाद में लोग खड़े थे, वहीं अच्छी खासी संख्या में लोग इमारतों की खिड़कियों से झांकते नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ अखाड़ों की पेशवाई पूरे माहौल को भक्ति और उल्लास से भर रहा था। हर अखाड़े की पेशवाई के अलग अलग रंग हैं। इनमें सबसे अहम रंग भरा नागा अखाड़े ने। और जूना अखाड़े के बाद अब जो आप देख रहे हैं ये पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा है। हर अखाड़ों को तय समय दिया गया था और अपने अपने समय के अनुसार तमाम अखाड़े ध्वजा लेकर के हर की पैड़ी की ओर चल रहे हैं। नागा साधुओं के प्रति लोगों की विशेष आस्था नजर आई। इस तस्वीर को देखिए, नागा साधु का आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। हरिद्वार में नागा अखाड़ों के साधुओं के रंग भी अलग अलग नजर आए। इनसे मिली सर पर 25 किलो का भारी भरकम मुकुट धारण करने वाले अलग आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कितना पवित्र मौका होता है बेटा। इस कुंभ के अंदर साक्षात महादेव जी, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात विष्णु, साक्षात सब कुछ देवी देवता यहाँ विराजमान है। और इस कुंभ में जो जितना त्याग करेगा वो उतना महान होगा। हमने अपना शरीर त्याग किया, इसलिए हम नागा है। शरीर देह सब कुछ त्यागा है, इसलिए नागा है, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ गया, ईश्वर से जुड़ गया। इसीलिए न किसी पीड़ा का एहसास है, हर एहसास से परे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति आस्था। वैसे सरकारी कैलेंडर के मुताबिक महाकुंभ 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं का हवाला देकर शाही अखाड़ों ने महाशिवरात्रि के दिन को ही पहले स्नान के लिए चुना है।
आपका मुकुट है, ये शाही मुकुट, कितना वजन है इसका? इसका 35 kg वजन है। 35 किलो। हाँ। कितने साल से आप पहन रहे हैं? ये 3 साल हो गया, 12 साल का। 12 साल? हाँ। आप ऐसे ही? हाँ, 12 घंटे डेली का। कौन सी शक्ति होती है नागा साधुओं में जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है? देखो, परमात्मा का भजन करना शक्तियाँ कोई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अद्भुत शक्तियाँ हैं। संन्यास जिसने धारण किया है वो किस लिए है कि इसलिए संन्यास को कि अगर अपने पास कुछ नहीं हो, शक्तियाँ नहीं होंगे तो जनता का क्या भला करेंगे। पहला शाही स्नान आज संपन्न हो गया है। सोमवती अमावस्या के मौके पर 12 अप्रैल को दूसरा शाही स्नान होगा। हरिद्वार से आशुतोष मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। आस्था के महाकुंभ में सबके आकर्षण का केंद्र रहा किन्नर अखाड़ा। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुंभ नगरी हरिद्वार में किन्नर अखाड़े ने भी शाही स्नान किया। ये पहला अवसर है जब किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ हर की पैड़ी पर शाही स्नान किया। हरिद्वार में किन्नर अखाड़ों की पेशवाई जब निकली तो देखने वाले देखते रह गए। रथ पर सवार किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम। सड़क के दोनों तरफ चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हाथ उठाकर दोनों तरफ से अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, जय जयकार करते हुए और प्रार्थना करते हुए, और ऐसे में अखाड़ों के जो गुरु होते हैं, प्रमुख होते हैं, दरअसल आशीर्वाद देते हुए भक्तों को आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवा और पीत वस्त्र में किन्नर अखाड़े का जुलूस शाही स्नान को अलग ही आयाम दे रहा था। आध्यात्म में ईश्वर नर और नारी से ऊपर है, वो सिर्फ एक आत्मा से जुड़ता है और इसीलिए किन्नर अखाड़ों को वो महत्व मिला है और इसीलिए आज किन्नर अखाड़े की पेशवाई निकली है इस महाकुंभ में हर की पैड़ी की ओर जाते समय। आपने नागा साधुओं को देखा, आपने महामंडलेश्वरों को देखा, लेकिन ये किन्नर अखाड़ा अगुवाई करते हुए प्रयागराज अर्ध कुंभ में इस किन्नर अखाड़े की जो पेशवाई निकली थी वो अद्भुत थी और इसीलिए अब जब महाकुंभ का उपलक्ष्य है तो ये किन्नर अखाड़ा अद्भुत छटा लेकर के निकला है। शाही स्नान में इस बार किन्नर अखाड़े को विशेष अहमियत दी गई थी। इस बार किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े के साथ स्नान का मौका दिया गया था। हम इतने आभार मानते हैं, खुश मानते हैं कि हमारी पहले भी शाही स्नान हुआ है उज्जैन में, प्रयाग में, पर उस शाही स्नान से ज्यादा खुश हम, भले यहाँ कोरोना काल है तभी भी आज हमारा शाही स्नान जूना अखाड़े के साथ हो रहा है, इससे ज्यादा किसी किन्नर को खुशी किसी महत्व में नहीं होगी। जूना अखाड़े के साथ स्नान, किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर ने इसे अलौकिक समानता का सुंदर उदाहरण बताया। सरकार और सन्यासियों ने जिस तरीके से दिखाया है कि मुख्य धारा के एक अंग किन्नर हैं और रहेंगे, अब इतने सारा प्यार और ये सब देख के मन भर आता है। पर हाँ, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत मॉडर्न धर्म है और मेरे हिसाब से ये जहाँ पे किन्नरों को भी उपदेवताओं का स्थान दिया गया है, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा जेंडर इक्वालिटी कोई और धर्म में हो ही नहीं सकती। किन्नर समाज के विकास के लिए और समाज में सम्मान दिलाने के लिए 2013 में अखाड़े का गठन किया गया था। इससे पहले किन्नर अखाड़े को उज्जैन और फिर प्रयागराज में शाही स्नान का मौका मिल चुका है। इससे पहले 5 मार्च को किन्नर अखाड़े की पेशवाई जूना अखाड़े के साथ निकली थी, जिसे देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी। आज के शाही स्नान में किन्नर अखाड़े का जिस तरह भव्य स्वागत हुआ, इससे साफ हो गया कि किन्नरों के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। हरिद्वार से आशुतोष मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खतरे पर आस्था भारी पड़ गई। ऐसे में
जब कोरोना महामारी के फिर से लौटने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, हरिद्वार में आस्था उमड़ पड़ी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम किए गए थे। दवाई भी कड़ाई भी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हरिद्वार के हर की पौड़ी में ये संदेश मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, लेकिन गंगा में डुबकी लगाते हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए और सोचिए कि क्या कोविड से बचाव का जो संदेश दिया गया वो कहीं लागू हो पा रहा है। आप महाशिवरात्रि पर स्नान के लिए उमड़े लोगों की भीड़ को देखकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन साधु सन्यासियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना कुछ नहीं करेगा। कोरोना के लिए हम लोग जो है आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। कोई विश्व कल्याण का मंत्र सुनाना चाहेंगे जिससे कोरोना से ईश्वर पूरे देश की और दुनिया की रक्षा करे? बस हर हर महादेव। ऐसा नहीं कि सरकार को अंदेशा नहीं था, इसलिए सरकार की तरफ से कोरोना के बचाव के तमाम इंतजाम किए गए। जगह जगह हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर रखे गए हैं। कल से ही लगातार हर उस जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है जहां लोगों की आवाजाही तेज है। जब चुनौती भीड़ की है तो सैनिटाइजेशन जरूरी है और 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क से अलावा हाथों में सैनिटाइजेशन हो सके, इसलिए जितने भी श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं, ये जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, कोशिश ये की जा रही है कि हर किसी को कम से कम सैनिटाइजर लगाया जा सके। जाहिर है कोरोना के खिलाफ लड़ाई है तो थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन ये जो लड़के हैं, ये जो कर्मचारी हैं, ये यहाँ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग भी आ रहे हैं उनके हाथों पर कम से कम सैनिटाइजर लगाया जा सके। यहाँ तक कि हैंडरेल को लगातार सैनिटाइज किया जाता रहा, क्योंकि लोग इसे पकड़कर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हर की पौड़ी के इन इलाकों में, हो सकता है श्रद्धालुओं के इन पर हाथ पड़े, तो ये जितने भी टच पॉइंट हैं इन सबको भी सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि हजारों लाखों की जब संख्या हो तो हाथों से संक्रमण का खतरा न फैले, इसलिए इन जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यही नहीं, पूरे हरिद्वार में जगह जगह कोरोना की टेस्टिंग के इंतजाम भी किए गए हैं। हर की पैड़ी के ठीक पहले आने वाले जाने वाले वो लोग जिनके पास कोविड नेगेटिव टेस्ट नहीं है, उन लोगों को भी यहाँ रोका जा रहा है। एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं और ये इसलिए जरूरी है ताकि इस महापर्व में महामारी कोई खलल न डाले, खतरा न बने। ये चुनौतियां हरिद्वार के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए हैं। महाशिवरात्रि पर देश भर में बाबा के दरबार में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। कल ममता बनर्जी को चोट लगने की घटना के बाद नंदीग्राम बंगाल की चुनावी जंग के अब केंद्र में आ गया। टीएमसी और बीजेपी के बीच नई राजनीति यहां पे शुरू हो गई। बीजेपी कह रही कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने के लिए राजनीति कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, तो टीएमसी ने ममता बनर्जी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। ममता बनर्जी पर कथित हमले का आक्रोश नंदीग्राम की गलियों में सुबह से गरज रहा है। इसी नंदीग्राम में ममता को चोट लगी तो सियासी तिलमिलाहट कोलकाता तक सियासी दर्द देने लगी। सुबह सुबह दोनों दलों के लोग सड़कों पर उतर आए तो शोर शराबा, धीरे धीरे नारेबाजी और टकराव की शक्ल लेने लगा। यहाँ पे देखिए धक्का धक्की सा माहौल हो गया। एग्जैक्टली किस कारण से पता नहीं, लेकिन यहाँ पे भीड़ है और ये समर्थक हैं तृणमूल के। ये लोग ममता बनर्जी को फेड प्रोब की मांग कर रहे हैं सुबह से। देखिए ये लोग यहाँ पे हैं कुछ लोगों के साथ। यहाँ पे दूसरे ये आप कहाँ से हो? उत्तम है। ये यहाँ पे क्या हो गया? मैं सुना
यहाँ पे लाग गया, यहाँ पे रॉड है, लाग गया समस्त दुकान पे देखा है। आप किसी पार्टी के हो? आप किसी पार्टी के हो? आप किसी पार्टी के हो? क्या? आप किसी पार्टी के हो? है पार्टी का है, बीजेपी पार्टी, बीजेपी। यहाँ पे बीजेपी के समर्थकों यहाँ पे वो आए हैं। उनका दावा ये है कि कल शाम को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पे टकरा गई। ममता को चोट की खबर बीती शाम और रात तक जैसे ही बंगाल में फैली तो टीएमसी कार्यकर्ता बेकाबू होने लगे। आज भी नंदीग्राम में तनातनी फैली और बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरने लगे। सड़कों पर टायर जलाकर सियासी आग भड़कने लगी। नंदीग्राम के बारूलिया बाजार में जहां पर कल ममता बनर्जी को चोट लगी थी, आज वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से यहां पर सड़क के बीचों बीच टायर में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है ये जांच चाहते हैं कैसे यह मामला हुआ। इन लोगों का कहना है कि ये हादसा था। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो गलत आरोप लगाया है और इसी मांग पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी की ओर से ठीक बिरुलिया बाजार में जहां पर यह घटना हुई थी और यहां पर टायर जलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता जत्थों में यहां पर आ रहे थे और अब अचानक यहां पर कम से कम 20 से 25 बीजेपी कार्यकर्ता यहां आए। पहले उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, फिर सड़क के बीचों बीच टायर पर केरोसिन और पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। इससे पहले बंगाल में कई जगहों पर विवाद और तनातनी की तस्वीरें सामने आने लगी। उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके कोलकाता तक गुस्से का संदेश भेज दिया। तस्वीरें कुछ ऐसी भी आई जहां सियासत से अलग सेहत की फिक्र थी। सॉल्ट लेक में यज्ञ पूजा पाठ से ममता के स्वस्थ होने की कामना की गई। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र और सूरग्नि रॉय के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता, आज तक। बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सबसे हॉट सीट है और पूरा फोकस यहीं पर है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी यहां से आमने सामने। ममता बनर्जी को चोट लगी, बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया, अस्पताल में वो भर्ती हैं। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र उसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें चोट लगी थी। पूरी बात बता रहे हैं अनुपम। नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में कल शाम ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई वो किस तरह से घटी हुई होगी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती हैं ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाजा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाजा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाजा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाजा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, नंदीग्राम।